तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केपी क्लासेस। वेलकम बैक। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और जैसा कि हमारा कमिटमेंट था 20 डेज के फिजिक्स के क्रैश कोर्स जो कि हम लेके आए थे केपी क्लासेस पे, तो आज डे 19 की बात करेंगे जिसमें हम सेमीकंडक्टर चैप्टर की बात करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सेमीकंडक्टर के डे 19 पे आज हम, तो अगर ये हमारा देखें, हम ये रोड मैप था टोटल 20 डेज का, जिसमें हम आज डे 19 की बात करेंगे जिसपे सेमीकंडक्टर के चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंप्योरिटीज की बात करेंगे पार्ट 1 में या डे 1 में, जंक्शन की बात करेंगे, डायोड की बात करेंगे, साथ में हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके साथ में डोपिंग क्या होता है इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड, कि सॉलिड में जो एनर्जी बैंड है वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉज द एनर्जीज जो है वो किसी सिस्टम की वो क्वांटाइज्ड होती हैं, डिफाइंड कंजर्व्ड होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है एनर्जी की, एज अ लॉ ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम मैकेनिकल। सो हाउएवर इफ एन इलेक्ट्रॉन belongs to a crystal, then the energy levels आर मॉडिफाइड। और एनर्जी लेवल्स में भी तब मॉडिफाई हम कर सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स उस क्रिस्टल या एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में होगा, क्योंकि इनर मोस्ट सेल में होने से बहुत ही ज्यादा एनर्जीज रखेगा वो। सो दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अप्रिशिएबल इन द केस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल। तो अगर इनर सेल की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ही हाई इफेक्टिव वाला इलेक्ट्रिक वो जो एनर्जी है, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। हम मॉडिफाई सिर्फ आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन में करेंगे, जैसा कि हम बात भी करते हैं। सो बट इन द आउटर मोस्ट सेल्स modification is appreciable because the electrons are is shared by many neighboring electrons. So due to the influence of high electric field between the core of the atoms of the shared electrons, energy levels are split up or split out, so that will be in the forming or deforming of the energy bands in solids. So now अगर नेक्स्ट हम बात करें, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप ORG कोड ICO फिल कर सकते हैं, और वहां जाके आप क्या करेंगे, उसके बाद में आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगे, जहां पे 3 डॉट्स पे देखने के बाद आपको फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन दिखेगा। उस फ्री मटेरियल के ऑप्शंस में आपके पास 3 चीजें आएंगी, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या है बच्चों, कि जो पीपीटीज यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है उन सभी की पीपीटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, जाना है, सारी पीपीटीज को देखना है, जिस चैप्टर को रिवाइज करना है उसकी पीपीटीज को निकालनी है, पीपीटीज के उससे हेल्प से शॉर्ट नोट्स बनाना है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट इनटू द टेस्ट ऑप्शन, जहां पे आपको फ्री मॉक मिलेगा। उस फ्री मॉक को लगाने के बाद आपको अपने पूरे जो है चैप्टर्स को फाइनल टच देना है, रिवीजन करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। सो अगर ये ऐप डाउनलोड करना है तो आपको कहीं नहीं जाना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां आप अभी क्लास के बाद जाके बैच को और ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सो एनर्जी बैंड इन सॉलिड में सबसे नीचे वैलेंस बैंड होता है, जहां पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वैलेंस होता है, खाली होता है। फोरबिडन एनर्जी गैप जो कि कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद कंडक्टिविटी शो करते हैं। सो नाउ इन दैट केस हमें एक ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मोर देन द फोरबिडन बैंड एनर्जी गैप, वी हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी टू जंप आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू शो द कंडक्टिविटी। और अगर इसकी बात करूं मैं, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि अगर एनर्जी और इंटर स्पेसिंग एटम्स के इंटर स्पेसिंग एटॉमिक स्पेसिंग की बात करें तो लो एनर्जी पे सारी की सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस बैंड में ही हैं, लेकिन जैसे ही हाई एनर्जी पहुंचती है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए, कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो हायर एनर्जी पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और कंडक्शन शो करते हैं। सो दैट विल बी द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज नॉन बाय द एनर्जी बैंड गैप, जो कि अप्रोक्सीमेट 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। और कंडक्शन बैंड में जाने पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड हाफ फील्ड होता है या फील्ड ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर नेक्स्ट बात करें सेमीकंडक्टर की, तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज द सफिशिएंट एनर्जी
टू जंप आउट फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है एट अ 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह प्रॉपरली बिहेव करता है, बट एट अ रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन द एनर्जी मोर देन द इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप, जो कि क्या होता है, ड्यू टू द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो नाउ अब अगर आप देखें तो रो इज इक्वल टू proportional to e to the power minus e naught upon kbt, where kb is the Boltzmann constant and T is the temperature. So at a room temperature that will show the least conductivity due to the weak electric field applied through the junction. So now as an electron levels the valence band, it leaves some energy level in the band which is unfilled. तो वैलेंस बैंड अनफिल्ड होता है जहां पे लीस्ट एनर्जी होती है। सो अगर मैं बात करूं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो एन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इससे ज्यादा ही एनर्जी हमें चाहिए क्या करने के लिए, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए और कंडक्टिविटी शो करने के लिए। सो नाउ अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर तो इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर हीटेड कैन नॉट एक्चुअली जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड ड्यू टू अ लार्ज एनर्जी गैप। तो जैसे ही आप हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये जो अप्रोक्सीमेट एनर्जी बैंड गैप होता है किसमें, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर या क्रिस्टल में, वो अप्रोक्सीमेट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। तो इतना हीट करने पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है कि वैलेंस बैंड से हम कंडक्शन बैंड में जा पाए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एनर्जी गैप, बैंड गैप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सो ऑन रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी one of the electrons from a covalent bond breaks is free to move, and due to the free electrons we know that due to free electrons the conductivities या electric current are producing. So while coming out of the covalent bond it leaves behave, ये अपने behind क्या करता है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है, और वैकेंसी क्रिएट करने पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी इज नॉन बाय द होल्स. So an electron from the neighboring atom can break away and come to the place of the missing electron or hole, completely the covalent bond, creating a hole at another place. So now next one, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर. तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज मिक्स नहीं है, तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होंगे, होल्स होंगे. तो अभी हम इम्प्योर वाले में क्या करेंगे, जर्मेनियम का हमने क्या लिया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड ये जो है यहां से बनेगा, और कुछ हद तक यानी बहुत ही लीस्ट वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, और जो एनर्जी बैंड गैप अप्रोक्सीमेट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये पार करके एनर्जी बैंड गैप को मूव पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे. कहां से, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जंप आउट फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड क्रॉसिंग द एनर्जी बैंड गैप. तो बहुत ही प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बहुत ही कम या माइन्यूट करंट हमें मिलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही सोर्स कर पाएंगे. ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात हुई अभी. अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट. तो नेक्स्ट आता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डीअटैच द फिफ्थ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको डीअटैच करने के लिए जो एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ जो रिक्वायर्ड एनर्जी पांचवे लूजली इलेक्ट्रॉन्स को डीअटैच करने के लिए है, वो अप्रोक्सीमेट 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आपको रिक्वायर्ड होगी. लेकिन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड ड्यू टू द थर्मल is sufficient to the detach this electron and it is ready to conduct the current. तो जो थर्मल एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, उस थर्मल एनर्जी से ये पांचवा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली क्या हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा वहां से,
और फ्रीली वो क्या करेगा, मूव करेगा। और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ कंडक्शन करंट। So the force of attraction between this mobile electron and the positively charged +5 impurities ion is weakened by the dielectric constant of the medium. So this energy level is called donor. So ये energy level जो है वो क्या है, donor level है, donor level। क्योंकि 5 है इसके पास, इसने डोनेट किया है, सो इट इज द डोनर एंड हु इज द एक्सेप्टर। सो यहां पे एक्सेप्टर की बात नहीं होगी क्योंकि एक्सेप्टर पी टाइप वाले में एक्सेप्ट करेगा, यहां पे डोनर है। सो द इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो क्या है, डोनर सेमीकंडक्टर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो जाए एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, तो कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है। तो व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद द डोनर इंप्योरिटीज, जब आप डोनर इंप्योरिटीज के साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि एन टाइप में आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिलाई है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट ऑल्सो द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप पेंटावैलेंट मंगाए जो इंप्योरिटीज है वो मिलाएंगे एक्सीड में, तो इलेक्ट्रॉन इसी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो होल डिक्रीज होगा। सो बिलो द विच वुड बी अवेलेबल इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द होल्स आर डिक्रीजिंग। So in N and P represents the electron and hole concentration respectively in N type semiconductor। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ये जो नंबर ऑफ NP, number of concentration of holes or number of concentration of, so this one will be Ni square. So where Ni and Pi are the intrinsic carrier concentration. So the rate of recombination of electrons and holes is proportional to the N and P. अब कितने होल्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट हुए हैं। So the rate of recombination is fixed at a given temperature. Therefore, the product number of carrier concentration must be a constant. So when the concentration of electron is increased, concentration of electron is increased above the intrinsic value by the addition of donor impurities. So the concentration of holes falls below. अब ये बात तो समझने वाली ही हो गई पहले ही कि अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने पेंटावैलेंट मिला दिया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर थर्मली नहीं दे रहे हैं तो एट अ रूम टेम्परेचर आपके पास इतने होल्स नहीं होंगे कि आप सारे इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन कर लें। तो रिकंबाइन की कंडीशन ये डिपेंड करेगी कि एट अ सर्टेन लेवल तक आपके पास कितने होल्स पड़े हुए हैं जो रिकंबाइन कर सकते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, अब आप बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। सो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमने फिर वही जर्मेनियम का स्ट्रक्चर लिया और इस बार हम क्या मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट या कह दे टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट या ट्राईवैलेंट जो है हम क्या मिलाने वाले हैं, टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज मिलाने वाले हैं। So now, when a semiconductor of group 4 tetravalent such as silicon or germanium is doped with trivalent impurities, group 3 electrons such that boron, gallium, indium, so इस टाइप के अगर बोरॉन, गैलियम और इंडियम ट्राईवैलेंट अगर इंप्योरिटीज मिलाएंगे तो इससे क्या फॉर्म होगा, एक पी टाइप फॉर्म होगा। क्योंकि अब देखिए, अब आप ये जानिए कि आपके पास जर्मेनियम के पास 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड बनाने के लिए, आपने इंप्योरिटीज कैसे ली है, डोपिंग किसकी की है, ट्राईवैलेंट की है। तो 4 उसके पास और 3 इसके पास, तो टोटल कितने हुए, 4 उसके पास और 3 उसके पास,
तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। आउटर मोस्ट सेल में 1 होल प्रेजेंट है, अभी भी 1 होल प्रेजेंट है वहां पे। उसको अभी भी बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कुल मिला के अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। So when germanium is doped with indium, the 3 valence electrons in the form of 3 covalent bond with 3 germanium atom, but the vacancy are still there exist. अभी भी वैकेंसी है वहां पे एक होल्स की, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब कि इसके पास एक्सेप्ट करने के लिए भी एक और है, सो दैट विल बी द एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। तो नाउ अगर अब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों की बात करूं, अगर मैं यहां पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों सेमीकंडक्टर में थोड़ा कंपैरिजन करूं कि क्या कंपैरिजन है। सो पहला यह है कि प्योर ग्रुप ऑफ फोर्थ एलिमेंट, इंट्रिंसिक यानी फोर्थ ग्रुप का प्योर एलिमेंट है। तो साथ में यहां पे एक्सट्रिंसिक में क्या है कि ग्रुप 3, यानी हम प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या मिलाते हैं, डॉप करते हैं, इंप्योर करते हैं उसको, या तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, या तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, दोनों मिला के उसको क्या करा देते हैं, डोप्ड कर देते हैं, यानी इंप्योरिटीज मिला देते हैं, तब जाके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। सो नाउ सेकंड वन, कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइट, क्योंकि एट अ रूम टेम्परेचर हमने अभी देखा कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी मिलती है ड्यू टू अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो क्या करें, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएं, किसको, एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करते हुए। बट यहां पे क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ग्रेटर होता है बहुत ज्यादा। जैसे ही आपने ट्राइवैलेंट मिलाया तो और देखिए, पेंटावैलेंट मिलाया तो और देखिए, तो यहां पे कंडक्टिविटी स्लाइटली नहीं मिलती, बहुत ज्यादा ग्रेटर मिलती है। सो नाउ थर्ड वन, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि रो इज प्रपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे आप कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, बट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडेड। अब आपने जो इंप्योरिटी मिलाई है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ट्राइवैलेंट मिलाई है या पेंटावैलेंट मिलाई है। जैसा मिलाया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। एंड द फोर्थ वन, द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यहां पे इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स NH इक्वल टू NE, बट यहां पे क्या था, यहां पे था NH इक्वल टू NE इक्वल टू NI स्क्वायर। In N type the number of electron is greater than that of holes, and in P type the number of holes is greater than the number of electrons. So दोनों कंडीशन में अलग अलग चीजें होंगी, बट वहां पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और मेटल की, कि अब मेटल और सेमीकंडक्टर में कंपैरिजन करते हैं, सेमीकंडक्टर और मेटल में। तो पहला जो है कि सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। ये अभी हमने देखा कि एट 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिल्कुल क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है जीरो टेम्परेचर पे कि वो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए और कंडक्टिविटी शो करे। बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद रेज इन टेम्परेचर, यहां मेटल्स में रो जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नाउ सेकंड वन, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंडक्टिविटी जो है वो राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। बट इन द सेकंड हाफ द कंडक्टिविटी इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मेटल एंड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, क्योंकि मेटल के पोटेंशियल डिफरेंस पे कंडक्टिविटी किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं करती है। सो नाउ थर्ड वन, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ और ओनली पार्शियली ओबेज। सेमीकंडक्टर में कोई ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है और वो भी ओबे करती है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन पे, बहुत ही कंस्ट्रेंट अप्लाई होने पे। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि सिंपली वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें I
जो आई है, आई और बी के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है y इक्वल टू mx प्लस c से, जहां m आपका स्लोप हो जाता है और c इंटरसेप्ट हो जाता है। नाउ फोर्थ वन, डोपिंग द सेमीकंडक्टर विथ इंप्योरिटीज vastly increases the conductivity but making alloy with another metal decreases the conductivity। ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का अगर डेरिवेशन देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका करंट है वो किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन है और प्लस में जो होल्स हैं उन दोनों के करंट के बराबर होगा। सो अब यहां पे आपको पता है, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से देखा है कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पे Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां पे Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अरे है ना बच्चों, बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो नाउ अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, सो I इज, तो यहां पे I इज डायरेक्टली, I इज इक्वल टू एन ई ए वी ई प्लस एन ई ए वी एच। तो यहां से अगर मैं कॉमन लू तो I अपॉन V, I कॉमन ले लिया तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई आर, और V बाई आर इज इक्वल टू एन, और यहां से मैं क्या करूं, कॉमन ले लेता हूं ई ए। अगर मैं ई ए कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचता है एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, इक्वेशन दे देता हूं मैं, लेट से सपोज 1। अब क्या करता हूं मैं, ई ए, बट आपको पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू एल हो जाएगा इजिली। तो अब यहां से क्या करूं मैं, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो यहां पे पुट करने पे V इज इक्वल टू, तो E इंटू एल बाई आर इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अब यहां से मुझे बताना कि E इंटू एल अपॉन आर इंटू ए इज इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब आपको पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, यही होगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बाई, यहां से देखो ना, ई इंटू रो, रो इज इक्वल टू क्या है, आर ए इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रो, ई बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। और यहां से अगर मैं इसको पुट करूंगा तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सो रो इज इक्वल टू आ जाएगा ई एन म्यू प्लस एन एच म्यू एच। तो ये आपका कंडक्टिविटी आता है किस केस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इस केस में आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है, जो चीज हमने पढ़ी है बस उसी को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट वन, पीएन जंक्शन डायोड। अब बात आती है कि पीएन जंक्शन, अब अभी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, अब हम दोनों को एडअप करके क्या करेंगे, दोनों को जंक्शन बनाएंगे। सो व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड टू ए एन टाइप सेमीकंडक्टर such that the crystal structure remains continuous at the boundary, the resulting arrangement is called as pn junction diode। कुछ नहीं किया, एक p टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक n टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को जंक्शन पे ऐड कर दिया, सो दैट विल बी द pn जंक्शन डायोड। ये आपको p टाइप सेमीकंडक्टर दिख रहा है, ये मान लीजिए एक मीन पॉइंट है, डिप्लेशन लेयर, जहां पे हम देखेंगे आगे कि प्लस यहां पे और ये माइनस यहां पे। तो इस डिप्लेशन लेयर के इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उधर एन टाइप, दोनों को ऐड कर दिया, तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सारे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे और पी टाइप से सारे होल्स यहां पे एन टाइप की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस रिपल्स ईच अदर एंड
opposite charges attract each other. So when a PN junction is formed, this will be happened. So now PN junction diode immediately after it is formed, जैसे ही PN junction diode create होता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है इनको देखना है. So after the PN junction diode is formed, सबसे पहले क्या होता है, holes from P region diffuses into N region and यहां से क्या होता है, जैसे ही होल्स यहां आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन. अभी जो जंक्शन है इसके पास कुछ दूर तक जो है यहां पे क्या करेंगे, वो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कंबाइन होके एक लेयर बनाएंगे जिसे डिप्लेशन लेयर बोलेंगे. तो इस डिप्लेशन लेयर के आसपास में दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएंगे. तो होल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन. Each recombination elements are electron and holes. तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स और ये दोनों रिकॉइल कहां हो गए, दोनों रिकॉइल हो गए इन नियर टू द जंक्शन. नियर टू द जंक्शन ये चीजें हो गई. सो नाउ द upcompensated negative immobile ions and the P region do not allow any more free electrons to diffuses from here. तो कुछ दूर तक ही इसका इफेक्ट होगा, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं आ पाएंगे और ये वाले इधर नहीं जा पाएंगे. तो जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है, लाइक ए 0.2 अप्रोक्सीमेट. So now the uncompensated positive immobile ions in the N regions do not allow to move further the positive electrons due to the P position. So now next forward bias. So अब PN junction diode में दो केसेस हैं. PN junction diode के दो केसेस हैं जिसमें पहला है फॉरवर्ड बायस. सबसे पहला क्या है, फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस कैसे क्रिएट होता है, सिंपली वही है, पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐड कर दिया. पी टाइप के, अब ये बायसिंग पे डिपेंड करता है कि दैट विल बी द फॉरवर्ड बायस और अदरवाइज रिवर्स बायस. तो ये सिर्फ बायसिंग पे डिपेंड करता है. तो बायसिंग में क्या होगा कि जब भी आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, उस वाले सिनेरियो में हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे. लेकिन जैसे ही आप इसका वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप पी टाइप को बैटरी के एन टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पी टर्मिनल से जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो दैट विल बी केस बिकम द केस ऑफ रिवर्स बायस, जिसकी बात अभी बाद में करेंगे. तो यहां पे क्या है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन रीजन, दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ फॉरवर्ड बायस. So holes in P region are repelled by positive terminal of the battery and the free electrons are repelled by from the negative terminal of the battery. So some holes and free electrons enter into the depletion layer जिसकी width बहुत ही कम होती है. So now the potential barrier and width of the depletion layer decrease. तो जो ये potential barrier था कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे और होल्स एन साइड की तरफ जाएंगे, उसकी विड्थ बहुत ही कम होती है. सो देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूजेस अक्रॉस द जंक्शन. सो इस जंक्शन के अक्रॉस में बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज करेंगे एंड होल्स करंट आर इलेक्ट्रॉनिक करंट आर इन द सेम डायरेक्शन. तो जो डिफ्यूजिंग करंट है, तो जो डिफ्यूजिंग करंट है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और एड अप हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस वाले सिनेरियो में भी पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एड अप हो जाएंगे इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट रिवर्स बायस. अब अगर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या है, तो रिवर्स बायस में हमें क्या करना है कि when the negative terminal of the battery is connected to the positive region and the positive terminal is connected to the negative terminal, so that will be the say case of reverse bias. Reverse bias. So
holes in the p region are attacked by the negative terminal of the battery and the free electrons are attached by the positive terminal of the battery. So thus the majority charge carriers are pulled away from the junction. So the potential barrier and the width of the depletion layer. तो रिवर्स बायस के केस में जो पोटेंशियल विड्थ है, जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है या डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो जाती है. सो देयरफॉर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी. अब यहाँ पे और डिफिकल्टीज आ जाती है उस पोटेंशियल, क्योंकि जितनी पोटेंशियल बैरियर की विड्थ होगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करने के लिए, डिफ्यूज करंट इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी दूर तक उसको क्या करना होगा, पेनिट्रेट करना होगा, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस the diffuses across the majority charge carrier of the junction, it is more difficult, it becomes more difficult. तो now अगर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉरवर्ड बायस डायोड में आपने क्या किया है, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एडअप किया है. और रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, आप पॉजिटिव को क्या, आप यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव को आपने पॉजिटिव से किया है और पॉजिटिव को आपने निगेटिव टर्मिनल से एडअप किया है. तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होता है वो फॉरवर्ड बायस का कुछ ये होता है कि यहाँ पे एट अ इंस्टेंट यहाँ पे करंट होती है, जो कि करंट क्या देखी थी हमने, एट अ जीरो टेम्परेचर, जबकि कोई सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज नहीं थी, वहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव किए थे और कंडक्टिविटी शो किए थे, जिसकी वजह से करंट मिला था. तो यहां से इतना जो है, इसके बाद ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे. और सेम अगर आप रिवर्स बायस में चल रहे हैं तो रिवर्स बायस में जाने के बाद एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको क्या मिलेगा, स्टेडी करंट मिलेगी. और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को रिवर्स बायस में क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो यहां क्या होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद आप डिक्रीज होगा और शार्पली डिक्रीज होने के बाद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो क्या होगा, करंट आपका एकदम स्टेडी होने वाला है, शार्प वैल्यू देगा. तो नाउ अगर यहां से रेजिस्टेंस देखें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, सो इट विल गिव्स द रेजिस्टेंस, और स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस या डायनामिक और एसी रेजिस्टेंस दोनों की बात कर सकते हैं. सो पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रिएक्टिफायर. तो अब पीएन जंक्शन डायोड को जो यूज करते हैं हम लोग, वो रिएक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं. रिएक्टिफायर जिसमें पहला होता है हाफ रिएक्टिफायर और सेकंड होता है फुल वेव. तो फुल वेव जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हाफ वेव की कंपैरिजन में. और एक तरह से अगर सिंपल ये भी देखें कि अगर आप फुल वेव पढ़ा है तो आप हाफ वेव जरूर पढ़े होंगे, तभी आपको फुल वेव आ रहा है. सो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड द रिएक्टिफिकेशन. तो रिएक्टिफिकेशन क्या है, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में रिएक्टिफिकेशन क्या है, तो आप रिएक्टिफिकेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट, आपने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टिफिकेशन यूज करते हैं, और द डिवाइस यूज्ड फॉर द रिएक्टिफिकेशन इज कॉल्ड द रिएक्टिफायर. इतनी बात हो गई. So the PN junction diode offers low resistance in forward bias and high resistance in the, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ी गई. अब डिप्लेशन लेयर एक तरह से है क्या, पोटेंशियल बैरियर है. पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर क्या करेगा, एज ए मतलब रेजिस्टेंस वर्क करेगा. सो पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स फॉरवर्ड बायस में कम और रिवर्स बायस में ज्यादा रेजिस्टेंस. सो आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से जंक्शन डायोड लिया है आपने, और आपने अगर इस तरह से कोई इनपुट क्या किया है, इनपुट दिया है, तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है आपका, वो आउटपुट वेव फॉर्म आपको क्या, ये इनपुट है आपका, ठीक है. तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए, क्योंकि हाफ वेव रिएक्टिफायर है इसलिए आपने नेगेटिव हाफ टर्मिनल नहीं लिया है, तो पॉजिटिव हाफ ये लिया है आपने, पॉजिटिव हाफ, और यहां पे आपने नेगेटिव हाफ. और इसके बाद क्योंकि डायोड D1 और डायोड D2, तो इसमें डायोड D1 और ये डायोड D1, तो इस तरह से आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट इस तरह मिलने वाला है कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक तरह सिंपली कह सकते हैं आप कि ये एडअप हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा. लेकिन इन द केस ऑफ द फुल वेव रिएक्टिफिकेशन ये सिर्फ क्या हो जाएगा,
ये सिर्फ देखिए यहां पे आपको सिर्फ ये पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि इसमें दो डायोड यूज हो जाते हैं जबकि वहां पे सिंगल डायोड यूज होता है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डायोड, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो डायोड, सिंगल डायोड फॉरवर्ड बायस काम करता है, तो आपको आउटपुट मिलता है। जैसे ही वो रिवर्स हो जाता है उस टाइम आपको आउटपुट नहीं मिलता। बट यहां दो डायोड यूज होते हैं, तो पॉजिटिव हाफ के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बायस चला जाएगा, एक रिवर्स बायस, और सेकेंड हाफ के लिए सिमिलरली जो नेगेटिव रिवर्स बायस गया था वो फॉरवर्ड हो जाता है और फॉरवर्ड बिकम्स रिवर्स। सो ओवरऑल प्रैक्टिकली मिला के दोनों डायोड हमको हाफ हाफ देके वो कंप्लीट सर्किल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए हमें सिर्फ जो आउटपुट मिलता है वो इस तरह मिलता है। तो जैसे आपने यहां पे देखा कि व्हेन द डायोड रेक्टिफाइज होल ऑफ द एसी वेव इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, and during the positive half cycle of the input AC signal the diode D1 conducts and diode D2 not conduct, but during the negative half cycle the diode D2 conducts but D1 not conduct। यही बात थी उसमें। तो यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस वाले केस में ये तो काम कर जाएगा बट ये रिवर्स बायस चला जाएगा। ये क्या चला जाएगा? रिवर्स बायस चला जाएगा। जैसे ही सिमिलर इसमें क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा बट ये यहां पे कंडक्ट कर जाएगा। सो ओवरऑल जो दोनों डायोड मिला के हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म देंगे वो पॉजिटिव हाफ ही देंगे। समझ में आया इतनी बात? आपको आई? ठीक है। तो नाउ जेनर डायोड की अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेनर डायोड का सिंबल देख लेते हैं। तो जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ नहीं, आपको सिंपल पीएन जंक्शन डायोड बनाना है और यहां पे आपको जेड कर देना है, यहां पे आपको उल्टा जेड बना देना है। तो ये क्या है? जेनर डायोड का सिंबल है। अब एक चीज जानिए कि जेनर डायोड एक ऐसा टूल है जो कि क्या करता है, सिर्फ रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड बायस एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं है। जेनर डायोड इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स बायस। सो रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर इसमें आई और वी के बीच में ग्राफ देखेंगे तो क्योंकि आपको रिवर्स बायस में काम करता है इसलिए आपको रिवर्स करंट ज्यादा मिलेगा और फॉरवर्ड करंट कम, इसलिए यहां पे ये आपका 0 डिग्री पे कुछ मिलेगा, फिर यहां से धीरे धीरे यहां ऐसे, लेकिन ये आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज देगा वीजेड, और वीजेड के बाद एक शार्प वैल्यू ऑफ करंट देगा, और वीजेड जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है। सो इसमें क्या होता है कि आपने एक लोड रेजिस्टेंस, और हमेशा आप आउटपुट किस फॉर्म में लेंगे, आउटपुट लेने के लिए आपको लोड रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोड। सो यहां पे एक रेजिस्टेंस आरएस जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे, फिर हमने जेनर डायोड ऑपरेट कराया और जेनर डायोड के साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करके क्या इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या कर लेंगे, आउटपुट मेजर कर लेंगे, आउटपुट मेजर कर लेंगे। तो नाउ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स के बाद अगर आपका भी ड्रीम सीयूईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का है, आपका मन भी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेके हायर एजुकेशन में जाने का मन है, तो केपी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो है बैच लेके आया है, जिसमें आपको सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग इस बैच को जल्दी से जल्दी जाके परचेज कीजिए। बैच परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, और आपको इसके साथ साथ केपी क्लासेस सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के रिकमेंडेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां जाके आप अप्रोक्सीमेट 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो हमारा सीयूईटी का 2024 का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन किया था और आज अपने ड्रीम कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया है। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमएटी से। तो अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, जाके बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो नाउ थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट डे 19। तो कल मिलते हैं फिर से डे 20 पे, जो कि लास्ट हमारा रहेगा क्रैश कोर्स का, और अपनी तैयारी अच्छे से जो है कंटिन्यू करिए।
कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियोस के थ्रू जा सकते हैं, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो जल्दी से जल्दी अपनी कोर्स खत्म कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। ओके, मिलते हैं। KP Classes, dedicated to excellence.